इंडिया का कोई पुराना मैप देख के सोचा है कि यहाँ के वेरी फर्स्ट लोग कौन थे? जो ओजी इनहैबिटेंट्स थे हजारों साल पहले। ये एक मैसिव हिस्टोरिकल डिटेक्टिव स्टोरी जैसा है ना? आज हम अपने डिटेक्टिव हैट्स पहनेंगे और इसी तरह के कई सुपर फैसिनेटिंग सवालों की गहराई में उतरेंगे। और इससे पहले कि हम इस ओशन ऑफ नॉलेज में जंप करें, एक छोटा सा काम, जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबा दो, एक लाइक दे दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। सीरियसली, ऐसे सेशंस मिस नहीं करने चाहिए। कूल ना? चलो चलो आज का लर्निंग मैप फटाफट देख लेते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी की एक एपिक जर्नी होने वाली है। हम शुरू करेंगे इंडिया के नेग्रिटो डिबेट से, फिर समझेंगे एच रिस्ली और बीएस गुहा के रेशियल क्लासिफिकेशंस को। उसके बाद हम डिजीज का सोशल कॉन्सेप्ट, हीमोग्लोबिन का रोल और रेस और एथनिसिटी के बीच का बड़ा डिफरेंस एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, सोमैटोटाइपिंग का हीट कार्टर मेथड और ह्यूमन ग्रोथ स्पर्ट पे बात करेंगे। और फाइनली हम सेक्युलर ट्रेंड्स, ग्रोथ पर जेनेटिको एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एजिंग की थ्योरीज और मेनोपॉज मेनार्के के सिम्टम्स को समझेंगे। लिस्ट काफी पैक्ड है, तो रेडियो, लेट्स बिगिन। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लेट्स अनपैक टॉपिक 1, द नेग्रिटो डिबेट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ ब्रॉड माइक्रो थीम है, अंडरस्टैंडिंग द कन्फ्लिक्टिंग व्यूज ऑन द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। तो बड़ी हेडिंग है, द नेग्रिटो डिबेट, इंडिया के पहले निवासी कौन थे? एग्जैक्टली तो ये डिबेट है क्या? बेसिकली ये एक बहुत बड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है एक सिंपल से सवाल पर। क्या निग्रीटो लोग इंडिया के सबसे पुराने मतलब अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स थे? ये एक ऐसी पजल है जिसमें अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अलग अलग क्लूज दिए हैं। कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मतलब लोग कैसे दिखते हैं, और बाद में जेनेटिक एविडेंस के बेसिस पर। इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल है। इमेजिन करो कि तुम एक डिटेक्टिव हो और तुम्हें 1000 साल पुराने घर का ओरिजिनल ओनर ढूंढना है। एक ग्रुप कहता है नहीं, फर्स्ट ओनर मिस्टर ए था, क्योंकि ये जो छोटी गोल खिड़कियां हैं ये उनका सिग्नेचर स्टाइल है। पर दूसरा ग्रुप फाउंडेशन खोदता है और कहता है नो, यहाँ जमीन के नीचे जो टूल्स मिले हैं वो मिसेस बी के हैं, वो पहले यहाँ थी। निग्रीटो डिबेट बिल्कुल वैसे ही एक हिस्टोरिकल हू डन इट है। परफेक्ट एनालॉजी, बिल्कुल सही। चलो कंटेंट डिस्कशन में जाते हैं। इंट्रोडक्शन। ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू ही इस फंडामेंटल क्वेश्चन से होता है कि इंडिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स कौन थे? क्या वो निग्रीटो थे जैसा कुछ स्कॉलर्स मानते थे? बैकग्राउंड। और ये मैटर क्यों करता है? ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये इंडिया की डेमोग्राफिक हिस्ट्री की फाउंडेशन है। हम आज जो हैं वो इस बात का रिजल्ट है कि पहले कौन आया और उसके बाद कौन। ये हमारी पॉपुलेशन स्टोरी का पहला चैप्टर है, कोर लॉजिक। तो इसमें दो मेन पर्सपेक्टिव्स हैं। चलो इन्हें पर्सपेक्टिव 1 और पर्सपेक्टिव 2 कहते हैं। पर्सपेक्टिव 1, द प्रो निग्रीटो एलिमेंट। बीएस गुहा और जेएचएल हटन जैसे अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इस व्यू के चैंपियंस थे। उनका आर्गुमेंट था कि इंडियन पॉपुलेशन में एक निग्रीटो एलिमेंट डेफिनेटली प्रेजेंट है। प्रूफ के लिए उन्होंने कुछ ट्राइब्स जैसे केरला के कदार्स और इरुलाज और खासकर एंडमनीज ट्राइब्स की तरफ पॉइंट किया। उन्होंने उनके फीचर्स हाईलाइट किए, शॉर्ट स्टैचर, वुली या फ्रिजी हेयर, डार्क स्किन और ब्रॉड नोज। उनके लिए ये क्लियर साइंस थे कि निग्रिटोज ही ओरिजिनल लोग थे। अच्छा, तो ये आधी स्टोरी हुई। दूसरी साइड क्या थी? हाँ, तो आती है पर्सपेक्टिव 2, द एंटी निग्रीटो एलिमेंट। फिर एसएस सरकार और डीएन मजूमदार जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए और उन्होंने इस व्यू को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, एक मिनट, सिर्फ लोगों को उनके लुक्स के बेसिस पर क्लासिफाई करना प्रॉब्लमैटिक है। और वो और टूल्स लेकर आए। उन्होंने सीरोलॉजिकल यानी ब्लड रिलेटेड, स्केलेटल और क्रेनियल यानी स्कल फीचर्स का एनालिसिस किया। इस डीपर एविडेंस के बेसिस पर उन्होंने आर्ग्यू किया कि इंडियन पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट एंशिएंट कंपोनेंट है वो ऑस्ट्रोलॉइड है, निग्रीटो नहीं। वाओ, तो डिबेट और कॉम्प्लेक्स हो गई। बिल्कुल। और भी व्यूज थे, अदर व्यूज। जैसे रिजली मानते थे कि द्रविडियंस पहले सेटलर्स थे, और काफी बाद में 1997 में बीएम दास ने प्रपोज किया कि आज हम जो भी निग्रॉइड फीचर्स देखते हैं वो सिंपली एडमिक्सचर यानी मिक्सिंग का नतीजा है जो बाद के माइग्रेशन से हुआ। तो आज का मॉडर्न डे क्या है इस पर? रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? आज मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी निग्रीटो टर्म को ही आउटडेटेड और प्रॉब्लमैटिक मानती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जेनेटिक एविडेंस एक गेम चेंजर साबित हुआ है। ये अफ्रीकन निग्रीटोज और इन इंडियन ट्राइब्स के बीच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं दिखाता। इनफैक्ट इंडियन ट्राइबल पॉपुलेशन की जेनेटिक सिमिलैरिटी साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। ओह, अच्छा। कंक्लूजन, तो बड़ा टेकअवे क्या है? निग्रीटो डिबेट हमें दिखाती है कि ह्यूमन ओरिजिन्स कितने कॉम्प्लेक्स है। इंडिया एक सच्चा मेल्टिंग पॉट है। किसी एक प्योर रेस के ओरिजिनल इनहैबिटेंट होने का आइडिया अब स्टैंड नहीं करता। हमारी ये जो इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी है, ये हजारों साल के माइग्रेशन और इंटरमिक्सचर का रिजल्ट है। समझे? बिल्कुल समझा। चलो इसको लॉक करने के लिए कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। पहला सवाल, गुहा ने किन ट्राइब्स को निग्रीटो एलिमेंट का प्रूफ माना था? उन्होंने कदार्स, इरुलास और अंडमानीज ट्राइब्स की तरफ पॉइंट किया था। ये नाम याद रखना। कूल। और सरकार ने गोहा के आर्गुमेंट को रिजेक्ट क्यों किया? उनका बेसिस क्या था? सरकार का मेन पॉइंट था कि सिर्फ मोर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस पर डिपेंड करना साइंटिफिक नहीं है। उन्होंने एक ज्यादा रोबस्ट एनालिसिस के लिए सीरोलॉजिकल, स्केलेटल और क्रेनियल एविडेंस की बात की। ठीक है, और मॉडर्न जेनेटिक स्टडीज क्या कहती हैं?
इंडियन ट्राइब्स का कनेक्शन अफ्रीकन नीग्रिटोज से ज्यादा स्ट्रांग है या साउथ ईस्ट एशियन से? साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन से। ये एक की पॉइंट है, भूलना मत। इसने डिबेट की डायरेक्शन ही बदल दी। अच्छा, और ये मेल्टिंग पॉट का आइडिया यहाँ कैसे फिट होता है? इसका मतलब है कि इंडिया में इतनी ज्यादा माइग्रेशन और मिक्सिंग हुई है सदियों से कि किसी एक प्योर रेस को ओरिजिनल कहना इम्पॉसिबल है। ये एक केक को अनबेक करने जैसा है, सब कुछ घुल मिल गया है। सही है। तो आखिरी सवाल, क्या हम कह सकते हैं कि निग्रिटो डिबेट अब पूरी तरह से सॉल्व है? 100% तो नहीं, बट मॉडर्न एविडेंस का वेट नीग्रिटो प्रेजेंस के अगेंस्ट है एज अ प्योर ओरिजिनल एलिमेंट। डिबेट अब ऑस्ट्रोलॉइड कॉम्पोनेंट और दूसरे इन्फ्लुएंसेस को समझने की तरफ शिफ्ट हो गई है। Awesome. चलो अब पॉज करके इसको प्रैक्टिस करो। The Negrito debate involves two main perspectives, one supporting a Negrito element based on morphology, guha, and another suggesting an Australoid component based on skeletal and serological evidence, Sarkar, with modern genetics leaning towards a Southeast Asian link, not a direct Negrito one. और आपके लिए मिनी रिकैप, इन शॉर्ट द नीग्रिटो डिबेट शोज द एवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इटसेल्फ, मूविंग फ्रॉम सिंपल ऑब्जर्वेशन टू कॉम्प्लेक्स जेनेटिक एनालिसिस टू अंडरस्टैंड इंडियाज डीप हिस्ट्री। तो उस डिबेट से पता चलता है कि लोगों को लेबल करना कितना मुश्किल है, लेकिन इसने अर्ली साइंटिस्ट को कोशिश करने से नहीं रोका। ये हमें बिल्कुल आराम से ले जाता है टॉपिक 2, रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, H.H. रिस्ले एंड B.S. गुहा। और यहाँ ब्रॉड माइक्रो थीम है, exploring two major attempts to classify India's diverse population based on racial features. तो हेडिंग है रिस्ले एंड गुहा, इंडिया के रेशियल मैप के आर्किटेक्ट्स। ये कहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये दो बड़े सिस्टमैटिक अटेम्प्ट्स थे पूरी इंडियन पॉपुलेशन को उनके फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर अलग-अलग ग्रुप्स में बांटने के। रिस्ले ने एंथ्रोपोमेट्री नाम का एक मेथड यूज किया, बेसिकली लोगों को मेजर करना, जबकि गुहा ने एक ज्यादा डिटेल लिस्ट बनाई जिसमें वो नेग्रिटो एलिमेंट भी शामिल था, जिसके बारे में हमने अभी बात की। इसके लिए मेरे पास एक परफेक्ट एनालॉजी है। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसमें हर तरह के शेप और कलर के लेगो ब्लॉक्स हैं। रिस्ले आता है और उन्हें उनके मेजरमेंट्स के हिसाब से सॉर्ट करना शुरू करता है, लेंथ, वेट, हाइट। वो लंबे ब्लॉक्स, चौड़े ब्लॉक्स के ग्रुप्स बनाता है। लेकिन फिर गुहा आता है और कहता है, हे, तुमने ये छोटा डार्क कलर का गोल सा ब्लॉक टाइप मिस कर दिया, और वो उसे क्लासिफिकेशन में एक बिल्कुल नए कैटेगरी की तरह ऐड कर देता है। एक ऐसी बात है, स्पॉट ऑन। चलो कंटेंट डिस्कशन में जंप करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंसानों को क्लासिफाई करने की कोशिश कैरोलस लिनेयस ने की थी, लेकिन उनका सिस्टम यूरोपियस, अमेरिकानस, एशियाटिकस अफ्रीकानस, स्किन कलर और अजीब पर्सनालिटी ट्रेट्स पर बेस्ड था, जो बिल्कुल रेसिस्ट और अनसाइंटिफिक था। इंडिया में पहला रियल साइंटिफिक अटेम्प्ट रिस्ले नाम के एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर से शुरू हुआ। बैकग्राउंड, H.H. रिस्ले's क्लासिफिकेशन। हर्बर्ट होप रिस्ले ब्रिटिश इंडिया के लिए एक सेंसस कमिश्नर थे। अपनी 1915 की किताब द पीपल ऑफ इंडिया में उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। उनका मेथड एक बड़ी बात थी क्योंकि उन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स यूज किए, स्पेसिफिकली द सेफालिक इंडेक्स, जो आपके स्कल की चौड़ाई डिवाइडेड बाय उसकी लंबाई है, और नेजल इंडेक्स, आपके नाक की चौड़ाई डिवाइडेड बाय उसकी लंबाई। ये कोल्ड हार्ड मेजरमेंट्स पर बेस्ड था, सिर्फ कैजुअल ऑब्जर्वेशन पर नहीं। अच्छा, तो उनके 7 टाइप्स क्या थे? कॉर लॉजिक, रिस्ले 7 टाइप्स। रिस्ले ने इंडिया के लोगों को 7 मेन टाइप्स में डिवाइड किया। 1, तुर्को ईरानियन, नॉर्थ वेस्ट में मिलते हैं, ब्रॉड हेड्स, फेयर स्किन और लंबी हाइट। 2, इंडो आर्यन, पंजाब, राजस्थान, कश्मीर में लॉन्ग हेड्स, फेयर स्किन और पतली नाक। 3, साइथो ड्रविडियन, एक मिक्सचर जो उन्हें वेस्टर्न इंडिया में दिखा। 4, आर्यो ड्रविडियन, एक और मिक्सचर जो यूपी और बिहार में मिला। 5, मोंगोलो ड्रविडियन, बंगाल और उड़ीसा में एक मिक्सचर। 6, मोंगोलॉइड, हिमालयाज में ब्रॉड हेड्स और येलोइश स्किन। 7, ड्रविडियन, साउथ इंडिया में लॉन्ग हेड्स, बहुत डार्क स्किन और चौड़ी नाक। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिस्ले ने निग्रिटो एलिमेंट को पूरी तरह छोड़ दिया और माना कि ड्रविडियंस ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे। पर उनके काम को क्रिटिसाइज भी किया गया था ना, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म ऑफ रिस्ले। उन्हें साइंटिफिक रेसिस्ट तक कहा गया। क्रिटिक्स ने कहा कि उनका सैंपल साइज बहुत छोटा था, उन्होंने आर्यन जैसे लिंग्विस्टिक टर्म्स को गलत तरीके से रेशियल कैटेगरीज के लिए यूज किया, और उन्होंने सिथियंस जैसे ग्रुप्स के इन्फ्लुएंस को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। फिर गुहा का क्लासिफिकेशन आया, राइट? वो कैसे अलग था? बिल्कुल, कॉल लॉजिक, B.S. गुहा's क्लासिफिकेशन। कुछ डेकेड्स बाद B.S. गुहा का क्लासिफिकेशन आया, जो 1931 के सेंसस डेटा पे बेस्ड था। इसे काफी ज्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है। उन्होंने अपने एनालिसिस के लिए 38 अलग-अलग फिजिकल कैरेक्टर्स यूज किए। गुहा ने 6 मेन रेशियल टाइप्स प्रपोज किए, जिनके कई सब टाइप्स थे। 1, निग्रिटो, वो वाला जो रिस्ले ने मिस कर दिया था। उन्होंने ये एलिमेंट कदार्स जैसी ट्राइब्स में आइडेंटिफाई किया। 2, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, उन्होंने कहा कि ये सेंट्रल और साउथ इंडिया की कई ट्राइब्स जैसे मुंडा और भिल में मेन एलिमेंट है। 3, मोंगोलॉइड, इसके सब टाइप्स थे जैसे पैलियो मोंगोलॉइड और टिबेटो मोंगोलॉइड। 4, मेडिटेरेनियन, एक मेजर ग्रुप जिसके 3 सब टाइप्स थे, जिसे उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बिल्डर से कनेक्ट किया।
5 वेस्टर्न ब्रेचिसेफेल्स। इसके भी 3 सबटाइप्स, एल्पिनॉइड, डिनारिक, आर्मेनॉइड। 6 नॉर्डिक, जिनके बारे में उनका मानना था कि वो सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे और आर्यन लैंग्वेज बोलने वालों से एसोसिएटेड थे। तो गुहा को भी क्रिटिसाइज किया गया होगा। हाँ, क्रिटिसिज्म ऑफ गुहा। उनके क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि उन्होंने फॉरेन ओरिजिन्स जैसे मेडिटेरेनियन और नॉर्डिक पर बहुत ज्यादा फोकस किया, जैसे कि वो ये कहना चाह रहे हो कि इंडिया के सारे मेजर रेशियल डेवलपमेंट्स बाहर से आए। कंक्लूजन, तो आज का वर्डिक्ट क्या है? रिजले और गुहा दोनों के क्लासिफिकेशंस को आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन हम उन्हें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप्स थे। उन्होंने अपने टाइम के साइंटिफिक मेथड्स यूज करके इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश की। उनसे हमें पता चलता है कि रेस की हमारी समझ खुद कैसे इवॉल्व हुई है। फैसिनेटिंग चीज है। चलो एक क्विक क्विज करते हैं। पहला, रिजले ने अपने क्लासिफिकेशन के लिए कौन से 2 मेन मेजरमेंट टूल्स यूज किए? सिफेलिक इंडेक्स और नाजल इंडेक्स। याद रखना, उनका मेथड मेजरमेंट्स पर बेस्ड था। राइट। रिजले के क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा मिसिंग पीस क्या था जिसे गुहा ने बाद में ऐड किया? द निग्रीटो एलिमेंट। रिजली ने उसे बिल्कुल ओवरलुक कर दिया था और गुहा ने उसे अपनी पहली कैटेगरी बनाया। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, रिजले को साइंटिफिक रेसिस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि भले ही उन्होंने एंथ्रोपोमेट्री जैसे साइंटिफिक साउंडिंग टूल्स यूज किए, उनके कंक्लूजन्स बायस्ड थे। उन्होंने आर्यन जैसे लिंग्विस्टिक टर्म्स को रेस के साथ मिक्स कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। गुहा के क्लासिफिकेशन में उन्होंने किन 2 एलिमेंट्स पर फॉरेन ओरिजिन्स का ज्यादा जोर दिया? द मेडिटेरेनियन और नॉर्डिक एलिमेंट्स। उन्होंने उन्हें यूरोप और सेंट्रल एशिया से हुए माइग्रेशन से जोड़ा। और आखिर में ये क्लासिफिकेशंस आज वैलिड क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि मॉडर्न जेनेटिक्स ने प्रूव कर दिया है कि प्योर रेसेस का पूरा आइडिया ही गलत है। ह्यूमन वेरिएशन एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ना कि छोटे-छोटे साफ सुथरे बॉक्सेस का सेट। हम सब मिक्स्ड हैं। परफेक्ट। अब पॉज करके इसे प्रैक्टिस करो। Risley used anthropometry like the cephalic index but omitted the Negrito element, while Guha's more comprehensive classification included 6 main types starting with the Negrito but was criticized for overemphasizing foreign origins. Mini recap. In short, Risley and Guha provided foundational but flawed racial maps of India, marking the shift from measurement-based classification to a more complex, though still controversial, model. Okay, तो bodies को classify करने से अब आगे बढ़ते हैं कि हम बीमारी को कैसे समझते हैं। Let's do a short note on topic 3. Social concept of disease. The broad micro theme here is How society and culture influence disease. Heading सब कुछ कह देती है। Disease सिर्फ biological नहीं, social भी है। बिल्कुल। हम आमतौर पर सोचते हैं कि बीमारी जर्म्स, वायरसेस और बैक्टीरिया से होती है, लेकिन जो सोसाइटी में हम रहते हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि बीमारियां कैसे पैदा होती हैं, फैलती हैं और उनका इलाज कैसे होता है। इसका एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल कोविड-19 पेंडेमिक था। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग या बड़ी गैदरिंग्स में जाना जैसे सोशल बिहेवियर्स ने वायरस के स्प्रेड को सीधे तौर पर इंपैक्ट किया। ये एक सोशल फिनोमेना था, सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं। एग्जैक्टली। तो चलो इसके कंटेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। 3 मेन तरीके हैं जिनसे सोसाइटी डिजीज को शेप करती है। कोर लॉजिक 1, वे ऑफ लाइफ लीडिंग टू डिजीज। ये हमारी रोज की आदतों और हालातों के बारे में है। पुअर हाइजीन और सैनिटेशन जैसी चीजें कॉलरा जैसी बीमारियों को जन्म दे सकती हैं। क्लीन वाटर और हेल्थ केयर तक आपकी पहुंच और वैक्सीनेशन के बारे में आपकी बिलीव्स, ये सब सोशल फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को डिटरमिन करते हैं। राइट। और दूसरा पॉइंट? कोर लॉजिक 2, सोशल रिस्पॉन्स टू डिजीज। ये इस बारे में है कि सोसाइटी एक बीमारी पर कैसे रिएक्ट करती है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है HIV, एड्स या TB जैसी बीमारियों से जुड़ा स्टिग्मा। ये स्टिग्मा इतना पावरफुल हो सकता है कि लोग टेस्ट करवाने या ट्रीटमेंट लेने से डरते हैं, जो एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। वो सोशल रिजेक्शन से बीमारी से ज्यादा डरते हैं। ये तो बहुत सीरियस बात है। तीसरा पॉइंट क्या है? कोर लॉजिक्स 3, सोशल रिचुअल्स कॉजिंग डिजीज। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। कभी कभी हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस सीधे तौर पर बीमारी फैला सकती हैं, जैसे एबोला। वेस्ट अफ्रीका में एबोला आउटब्रेक के दौरान पता चला कि ट्रेडिशनल बरियल सेरेमनीज, जिसमें डिसीज्ड की बॉडी को किस करना शामिल था, वायरस फैलने का एक बहुत बड़ा जरिया था। ओह वाओ। हाँ, फिर है कुरु डिजीज। ये एंथ्रोपोलॉजी में एक फेमस केस है। न्यू गिनी में 4 ट्राइब में अपने मरे हुए रिश्तेदारों के दिमाग को रिस्पेक्ट के तौर पर खाने का एक रिचुअल था। इससे कुरु नाम का एक फेटल न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर फैल गया। माय गुडनेस। इंडिया से कोई एग्जांपल है? हाँ, इरुला ट्राइब ऑफ इंडिया। इरुला ट्राइब ट्रेडिशनल सांप पकड़ने वाले हैं। उनका एक कल्चरल कस्टम है कि अगर उन्हें सांप काट ले तो उन्हें मॉडर्न एंटीवेनम लेना मना है। ये उनके ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है, भले ही वो डेंजरस हो। कंक्लूजन, तो मेरा टेक अवे ये है कि डिजीज एक बायो सोशल फिनोमिनॉन है। उसका होना, उसका फैलना और हम उसका इलाज कैसे करते हैं, ये सब हमारे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स से गहरी तरह से जुड़े हुए हैं। आप पब्लिक हेल्थ को सोसाइटी को समझे बिना नहीं समझ सकते। माइंड ब्लोइंग। चलो क्विक क्वेश्चंस। एक वे ऑफ लाइफ फैक्टर का एग्जांपल दो जो बीमारी का कारण बन सकता है। पुअर सैनिटेशन से कॉलेरा होना,
सिंपल, डायरेक्ट और ग्लोबली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। न्यू गिनी में रिचुअल कैनिबलिज्म से जुड़ी न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारी का नाम क्या है? कुरू डिजीज। ये एक क्लासिक केस स्टडी है जो हर एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट पढ़ता है। और कौन सी इंडियन ट्राइब का कस्टम एंटी वेनम यूज करने के खिलाफ है? द इरुला ट्राइब। उन्हें बस सांप पकड़ने वालों के तौर पर याद रखो जिनका ये यूनिक हाई रिस्क कस्टम है। सोशल स्टिग्मा एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस कैसे बनाता है? ये डर और शर्म पैदा करता है जिससे बीमारी अंडरग्राउंड चली जाती है। लोग टेस्ट या ट्रीटमेंट नहीं करवाते जिससे इलनेस कम्युनिटी में चुपचाप फैलती रहती है। हमने कौन सी बीमारी डिस्कस की जहां बरियल रिचुअल्स उसके ट्रांसमिशन में एक की रोल प्ले करते थे? ईबोला किसिंग रिचुअल एक क्रिटिकल फैक्टर था जिसे हेल्थ वर्कर्स को कम्युनिटी लीडर्स के साथ मिलकर एड्रेस करना पड़ा। Okay, great. Now pause and practice saying the social concept of disease reveals that factors like lifestyle, social stigma, and cultural rituals, such as those linked to Ebola and Kuru disease, are as crucial as biological germs in understanding public health. और आपका मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, डिजीज isn't just what happens inside your body, it's profoundly shaped by the world outside it. Next up, चलो सोसाइटी से जूम इन करके हमारे ब्लड के अंदर एक छोटे से मॉलिक्यूल पर आते हैं। टॉपिक 4, हीमोग्लोबिन इन हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ ब्रॉड माइक्रो थीम है द ड्यूअल रोल ऑफ हीमोग्लोबिन। राइट। हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी की ऑक्सीजन टैक्सी और एक ट्रबल सिग्नल। चलो एक सिंपल डेफिनेशन से शुरू करते हैं। हीमोग्लोबिन, जिसे अक्सर HB लिखते हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स RBCs के अंदर एक आयरन रिच प्रोटीन है। इसका मेन काम एक डिलीवरी सर्विस जैसा है। ये आपके लंग्स से ऑक्सीजन उठाता है और उसे आपके सारे बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाता है। फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर वापस लंग्स तक लाता है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। नॉर्मल रेंज मेल्स के लिए लगभग 15-16 GDL और फीमेल्स के लिए 12-13 GDL होती है। सबसे कॉमन रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि जब भी आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, डॉक्टर लगभग हमेशा आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं। अगर आप लगातार थका हुआ, कमजोर या सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले लो हीमोग्लोबिन यानी अनीमिया का शक होता है। एग्जैक्टली। तो चलो इसके रोल्स डिस्कस करते हैं। रोल इन हेल्थ। एक हेल्दी इंसान में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए एसेंशियल है और बॉडी का पीएच बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ये अच्छी हेल्थ का एक मार्कर है। रोल इन डिजीज, लो HB एनीमिया। यहाँ चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। जब आपका HB लो होता है तो उसे अनीमिया कहते हैं, लेकिन इसके अलग अलग टाइप्स हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ये दुनिया भर में सबसे कॉमन टाइप है जो डाइट में आयरन की कमी से होता है। विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी से होता है, जिससे RBCs का शेप बिगड़ जाता है और वो असरदार नहीं रहते। हीमोलिटिक अनीमिया, ये तब होता है जब आपके RBCs बनने से ज्यादा तेजी से डिस्ट्रॉय हो रहे हों। सिकल सेल एनीमिया, एक जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें RBCs सख्त, चिपचिपे और सिकल या चांद जैसे शेप के हो जाते हैं, वो ब्लड वेसल्स में फंस जाते हैं। तो सिर्फ लो HB प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। रोल इन डिजीज, हाई HB पॉलीसिथेमिया। हाई HB भी एक प्रॉब्लम है। इस कंडीशन को पॉलीसिथेमिया कहते हैं। इससे आपका ब्लड बहुत ज्यादा थिक और विस्कस हो जाता है, जैसे कीचड़। इससे ब्लड क्लॉट्स, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और एक कैटेगरी है हीमोग्लोबिनोपैथीज। ये इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स का ग्रुप है जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ही इफेक्ट करता है। इसका सबसे जाना माना एग्जाम्पल है थैलेसीमिया। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन सिंपल लेकिन क्रिटिकल है। अपने हीमोग्लोबिन लेवल को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये उन सबसे इंपॉर्टेंट बायोमार्कर्स में से एक है जिन पर आपका डॉक्टर नजर रखता है। सुपर क्लियर। चलो एक क्विक क्विज। हीमोग्लोबिन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करना। ये ऑक्सीजन की टैक्सी सर्विस है। दुनिया में सबसे कॉमन टाइप का एनीमिया कौन सा है? खतरनाक रूप से हाई हो जाते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीसिथेमिया। और इसका खतरा यह है कि इससे आपका ब्लड बहुत थिक हो जाता है। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड एक जाना माना जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम बता सकते हैं? थैलेसीमिया एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिनोपैथी का सिकल सेल एनीमिया भी एक और है। लो हीमोग्लोबिन या एनीमिया के दो सबसे आम सिम्टम्स क्या हैं? क्रॉनिक फटीग, हमेशा थका हुआ महसूस करना, और ब्रेथलेसनेस, ये टॉप 2 हैं। समझ गया। अब पॉज करके प्रैक्टिस करो। Hemoglobin is vital for oxygen transport. Low levels cause various anemias like iron deficiency or sickle cell, while high levels, known as polycythemia, can lead to dangerous blood clots. मिनी रिकैप आपके लिए। In short, hemoglobin is a crucial health dashboard indicator. If the needle is too low or too high, it signals significant disease risks. Okay, एक biological marker से चलो दो सबसे misunderstood social markers की तरफ चलते हैं। टॉपिक 5 में है race and ethnicity. The broad micro theme is Differentiating two often confused concepts. heading है race versus ethnicity. असली डिफरेंस क्या है? चलो इन्हें बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, क्योंकि लोग इन्हें हमेशा मिक्सअप कर देते हैं। रेस ये इंसानों को फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे स्किन कलर, हेयर टाइप या फेशियल फीचर्स के बेसिस पर ग्रुप्स में क्लासिफाई करना है।
सबसे जरूरी बात, रेस एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, ये कोई बायोलॉजिकल रियलिटी नहीं है। इसे हिस्टोरिकली दूसरों ने ग्रुप्स पर थोपा था, अक्सर एक हायरार्की बनाने के लिए। राइट। और एथनिसिटी, ये दूसरी तरफ एक शेयर्ड कल्चर, एंसेस्ट्री, हिस्ट्री, लैंग्वेज, रिलीजन या नेशनैलिटी के बारे में है। ये एक ग्रुप आइडेंटिटी है जो सेल्फ आइडेंटिफाइड होती है। आप एक एथनिक ग्रुप से आइडेंटिफाई करना चुनते हैं। इसे सुपर क्लियर करने के लिए एक बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल है। एक इंसान को रेशियली ब्लैक कैटेगराइज किया जा सकता है, लेकिन उनकी एथनिसिटी जमैकन, नाइजीरियन, हेशियन या अफ्रीकन अमेरिकन हो सकती है। इनमें से हर एथनिक ग्रुप का कल्चर, हिस्ट्री और लैंग्वेज बहुत अलग है, भले ही बाहर वाले उन्हें एक ही रेस का समझें। ये इसे समझाने का परफेक्ट तरीका है। अब चलो एथनिसिटी पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स डिस्कस करते हैं। 1. प्राइमोर्डियलिज्म। ये व्यू कहता है कि एथनिसिटी एक गहरी, नेचुरल और इमोशनल अटैचमेंट है। ये कुछ ऐसा है जो आपके खून और हिस्ट्री से आता है, एक पावरफुल, लगभग इनेट बॉन्ड। अच्छा, ये थोड़ा इमोशनल व्यू है। हाँ। दूसरा है 2. इंस्ट्रूमेंटलिज्म। ये पर्सपेक्टिव ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। ये एथनिसिटी को एक टूल या रिसोर्स के तौर पर देखता है जिसे लोग पॉलिटिकल पावर या इकोनॉमिक एडवांटेजेस हासिल करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एक पॉलिटिकल ग्रुप एक शेयर्ड एथनिक आइडेंटिटी की दुहाई देकर सपोर्ट इकट्ठा कर सकता है इलेक्शन जीतने के लिए। मतलब एक टूल की तरह यूज करना। एग्जैक्टली। और तीसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म, फ्रेडरिक बार्थ। ये एक बहुत इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न व्यू है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रेडरिक बार्थ से जुड़ा हुआ, ये आर्ग्यू करता है कि एथनिसिटी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रुप के अंदर का कल्चरल स्टफ नहीं है, बल्कि वो बाउंड्री है जो हमको उनसे अलग करती है। ये एथनिक बाउंड्रीज माइग्रेशन और नेशनलिज्म जैसे सोशल प्रोसेसेस के थ्रू लगातार बनती, मेंटेन और बदलती रहती हैं। कंक्लूजन, तो बड़ा टेक अवे ये है कि जहां रेस अक्सर आपकी अपीयरेंस पर बेस्ड एक थोपा हुआ लेबल होता है, वहीं एथनिसिटी शेयर्ड कल्चर और हेरिटेज पर बेस्ड एक फ्लूइड और सेल्फ डिफाइंड आइडेंटिटी है। एक बाहर से अंदर की तरफ है, दूसरा अंदर से बाहर की तरफ। क्रिस्टल क्लियर। चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। चलिए। रेस और एथनिसिटी के बीच का सबसे बड़ा सिंगल डिफरेंस क्या है? रेस परसीव्ड फिजिकल ट्रेट्स पे बेस्ड है और सोशली थोपी जाती है। एथनिसिटी शेयर्ड कल्चर पर बेस्ड है और सेल्फ आइडेंटिफाइड होती है। कौन सा पर्सपेक्टिव एथनिसिटी को पॉलिटिकल या इकोनॉमिक गेन के लिए एक स्ट्रेटेजिक टूल के रूप में देखता है? वो है इंस्ट्रूमेंटलिज्म। बस ये सोचो कि एथनिसिटी को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जा रहा है एक गोल अचीव करने के लिए। एथनिक बाउंड्रीज और कंस्ट्रक्शनिज्म के कॉन्सेप्ट से जुड़े की एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन है? फ्रेडरिक बाथ। बाथ नाम को हम और उनके बीच की बाउंड्रीज के आइडिया से याद रखो। मॉडर्न साइंस के अनुसार रेस एक बायोलॉजिकल रियलिटी है या सोशल कॉन्स्ट्रक्ट? ओवरवेलमिंगली ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेनेटिकली इंसान 99.9% आइडेंटिकल है। जो फिजिकल डिफरेंसेस हम देखते हैं वो सुपरफिशियल है। और प्राइमोर्डियलिज्म एथनिक आइडेंटिटी के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि एथनिसिटी एक गहरी, पावरफुल, नेचुरल और इमोशनल अटैचमेंट है, जैसे कि आप उसके साथ पैदा हुए हो। Great. Now pause and practice saying race is a social construct based on physical traits, while ethnicity is a self-identified group identity based on shared culture. Perspectives like primordialism, instrumentalism, and constructionism explain its complex nature. और आपका मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, रेस इज अबाउट हाउ अदर्स सी योर बॉडी, व्हाइल एथनिसिटी इज अबाउट हाउ यू सी योर कम्युनिटी। Okay. चलो गियर स्विच करते हैं एक ऐसे क्रिटिकल टॉपिक पर जो दुनिया भर में लाखों बच्चों को अफेक्ट करता है। टॉपिक 6, different forms of nutrition and protein calorie malnutrition. द ब्रॉड माइक्रो थीम यहाँ है अंडरस्टैंडिंग malnutrition एंड इट्स सिवियर फॉर्म्स। इसकी हेडिंग काफी पावरफुल है, न्यूट्रिशन malnutrition and its dangerous phases, क्वाशोरकर and मरासमस। पहले चलो न्यूट्रिशन के फॉर्म्स को जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं। अंडर न्यूट्रिशन, ये सिंपल है। ये तब होता है जब आप अपनी बॉडी की जरूरत से कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। ओवर न्यूट्रिशन, इसका उल्टा, जरूरत से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना, जिससे ओबेसिटी और उससे जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। मैल न्यूट्रिशन, ये अम्ब्रेला टर्म है। ये ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट इनटेक से किसी भी डेविएशन को रेफर करता है। तो इंटरेस्टिंगली अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों ही मैल न्यूट्रिशन के फॉर्म्स हैं। और ये प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन यानी पीसीएम क्या है? पीसीएम मैलन्यूट्रिशन का एक बहुत स्पेसिफिक और सिवियर फॉर्म है जिसमें प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी होती है। ये कई डेवलपिंग कंट्रीज में एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और बच्चों में 2 जानी मानी खतरनाक बीमारियों का कारण बनता है। और मुझे लगता है इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल कई लोगों ने अकालग्रस्त इलाकों की फोटोज में देखा होगा। एक बच्चा जो बहुत पतला और हड्डियों का ढांचा लगता है, लेकिन उसका पेट बड़ा, सूझा हुआ, फूला हुआ होता है। वो इमेज इनमें से एक बीमारी का क्लासिक साइन है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जिस बीमारी को तुम डिस्क्राइब कर रहे हो वो है क्वाशियोकोर। ये मुख्य रूप से गंभीर प्रोटीन की कमी के कारण होता है। भले ही बच्चे को पर्याप्त कैलोरीज मिल रही हों, स्टार्च वाले खाने जैसे चावल या कसावा से, इसका मेन सिम्टम वो पॉट बेली है, जो फैट नहीं बल्कि इडिमा नाम की कंडीशन है, फ्लूइड रिटेंशन। इसके साथ साथ स्टंटेड ग्रोथ और स्किन लीजन्स भी होते हैं। और दूसरी बीमारी है मरासमस। ये प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की गंभीर कमी के कारण होता है। यहाँ की सिम्टम है सिवियर वेस्टिंग।
बच्चा बहुत ज्यादा इमेसिएटेड दिखता है, जैसे स्किन से ढका एक स्केलेटन। उनका वेट उनकी एज के हिसाब से बहुत कम होता है। मेरास्मस 1 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे कॉमन है। तो सिंप्लीफाई करें तो क्वाशियोर इक्वल्स प्रोटीन की कमी जिसमें पॉट बेली होता है, मरासमस इक्वल्स प्रोटीन और कैलोरी की कमी जिसमें सिवियर वेस्टिंग होती है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये याद रखने के लिए की डिस्टिंक्शन है। चलो इस पर क्विज करते हैं। न्यूट्रिशन के 3 मेन फॉर्म्स क्या है? अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और मेन कैटेगरी मेल न्यूट्रिशन। पीसीएम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी। क्वाशियोर का एक विजिबल डिफाइनिंग सिम्टम क्या है? पॉट बेली, जो इडमा के कारण होता है। और याद रखो, ये मेनली प्रोटीन की प्रॉब्लम है। और मरासमस का डिफाइनिंग सिम्टम? सिवियर वेस्टिंग, बच्चा बहुत पतला और हड्डियों वाला दिखता है। ये प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी है। इन दोनों में से कौन सी कंडीशन 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा देखी जाती है? मरास्मस। ये अक्सर तब होता है जब एक बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से जल्दी हटाकर एक ऐसी डाइट पर डाल दिया जाता है जो कैलोरीज और प्रोटीन दोनों में कम हो। Awesome. Now pause and practice saying protein calorie malnutrition leads to 2 main diseases: kwashiorkor, caused by protein deficiency and marked by a pot belly, edema, and marasmus, caused by total protein and calorie deficiency resulting in severe wasting. और आपका मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, क्वाशियोकोर एंड मेरास्मस आर 2 डिस्टिंक्ट एंड डेविस्टेटिंग फेजेस ऑफ सिवियर चाइल्डहुड malnutrition। ठीक है, न्यूट्रिशन के बॉडी पर असर से आगे बढ़ते हैं कि हम बॉडी को ही कैसे क्लासिफाई करते हैं। टाइम फॉर टॉपिक 7, Heath and Carter method of somatotyping. The broad micro theme is classifying human body types for performance and health analysis। और हेडलाइन क्वेश्चन काफी मजेदार है, सोमैटोटाइपिंग। क्या आपका बॉडी टाइप आपके स्पोर्ट्स पोटेंशियल को डिफाइन कर सकता है? तो सोमैटोटाइपिंग है क्या? ये ह्यूमन बॉडी के बिल्ड या फिजिक को क्लासिफाई करने का एक मेथड है। इसकी हिस्ट्री लंबी है। हिपोक्रेटीज ने भी कोशिश की थी, लेकिन सबसे फेमस अर्ली सिस्टम एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम शेल्डन से आया था 1940s में। उन्होंने वो 3 टाइप्स प्रपोज किए थे जो ज्यादातर लोगों ने सुने हैं: एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो हीथ कार्टर मेथड कैसे अलग और बेहतर है? हीथ कार्टर मेथड शेल्डन के सिस्टम का एक मेजर मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट है। ये आज स्पोर्ट्स साइंस और एंथ्रोपोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। की डिफरेंस ये है कि ये 2 टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन यूज करता है: फोटोस्कोपिक, जो स्टैंडर्डाइज्ड फोटोग्राफ से ऑब्जर्वेशन और रेटिंग है, और एंथ्रोपोमेट्रिक, जिसमें बॉडी के डायरेक्ट फिजिकल मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, जैसे स्किन फोल्ड्स और बोन विड्थ्स। ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। इसका एक बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल एलीट स्पोर्ट्स में है। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट सोमैटोटाइपिंग का यूज ये देखने के लिए करते हैं कि क्या कुछ बॉडी टाइप्स कुछ स्पोर्ट्स के लिए बेहतर हैं। वो कंसिस्टेंटली पाते हैं कि एलीट मैराथन रनर्स का एक्टोमॉर्फी स्कोर हाई होता है, जबकि चैंपियन वेट लिफ्टर्स और स्प्रिंटर्स का मीजोमॉर्फी स्कोर हाई होता है। ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। एग्जैक्टली। चलो, हीथ कार्टर मेथड के 3 कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। हर इंसान को इन तीनों कंपोनेंट्स के लिए एक स्केल पर रेटिंग दी जाती है। 1, एंडोमॉर्फी। ये रिलेटिव फैटनेस या एडिपोसिटी को रेफर करता है। इसे बॉडी पर कई जगहों जैसे ट्राइसेप्स और पीठ पर स्किन फोल्ड थिकनेस से मेजर किया जाता है। 2, मेसोमॉर्फी। ये हाइट के अनुपात में मस्कुलोस्केलेटल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये इस बारे में है कि आपकी बिल्ड कितनी मस्कुलर और रोबस्ट है। 3, एक्टोमॉर्फी। ये लिनियरिटी या स्लेंडरनेस को डिस्क्राइब करता है। ये बेसिकली आपकी हाइट का आपके वेट के अनुपात में एक मेजर है, जिसे एक फॉर्मूला हाइट क्यूब रूट ऑफ वेट से कैलकुलेट किया जाता है। तो सिर्फ एक लेबल के बजाय हर इंसान को एक 3 नंबर की रेटिंग मिलती है, जैसे 2, 5, 4, जो उनके फिजिक की एक बहुत डिटेल्ड पिक्चर देती है। ये तो बहुत ज्यादा न्यूएंस्ड है। चलो एक क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। सोमैटोटाइपिंग क्या है? ये ह्यूमन बॉडी के फिजिक या बिल्ड को अलग-अलग कंपोनेंट्स में क्लासिफाई करने का एक मेथड है। ओरिजिनल 3 सोमैटोटाइप्स एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ किसने प्रपोज किए थे? विलियम शेल्डन। हीथ और कार्टर बाद में आए और उनके मेथड को रिफाइन किया। मॉडर्न हीथ कार्टर सिस्टम में कौन सी 2 टाइप्स की टेक्निक्स यूज की जाती हैं? फोटोस्कोपिक, जो ऑब्जर्वेशन है, और एंथ्रोपोमेट्रिक, जो डायरेक्ट मेजरमेंट है। सोमैटोटाइपिंग का कौन सा कंपोनेंट रिलेटिव फैटनेस से रिलेटेड है? एंडोमॉर्फी। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ये एंडो यानी अंदर, जैसे फैट स्टोरेज के बारे में है, इसे स्किन फोल्ड कैलिपर्स से मेजर करते हैं। और कौन सा कंपोनेंट लिनियरिटी या लंबा और पतला होने से रिलेट करता है? एक्टोमॉर्फी। एक्टो सोचो जैसे एक्सोस्केलेटन या बाहर एक लीनियर फ्रेम। Fantastic. Now pause and practice sing. The Heath-Carter method of somatotyping assesses physique using 3 components: endomorphy for fatness, mesomorphy for muscularity, and ectomorphy for linearity, combining both observational and measurement techniques. Mini recap. In short, somatotyping provides a detailed 3-part score to describe the human physique with major applications in sports science and health assessment. Body type से चलो उस समय की बात करते हैं जब बॉडी बहुत तेजी से बदलती है। टॉपिक 8, ह्यूमन एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट। The broad micro theme है
द साइंस बिहाइंड द रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग आवर टीनेजर्स। इसकी हेडिंग सब कुछ कह देती है, द एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट, वो 2 साल जब सब कुछ बदल जाता है। इसकी डेफिनेशन काफी आसान है। ये प्यूबर्टी के दौरान एक इंडिविजुअल की हाइट और वेट में एक रैपिड और इंटेंस इंक्रीज है। ये हमारी लाइफ का दूसरा सबसे तेज ग्रोथ पीरियड है, इन्फेंसी के पहले साल के बाद। मुझे लगता है हर पेरेंट के पास इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा। ये वो टाइम होता है जब एक टीनेजर कुछ ही महीनों में अपने नए नए पैंट्स और शूज से बाहर हो जाता है। आप उन्हें लगभग हर हफ्ते लंबा होते हुए देख सकते हैं। हाँ, बहुत नोटिसेबल होता है। चलो टाइमिंग की बात करते हैं। टाइमिंग। लड़कियों में ग्रोथ स्पर्ट आमतौर पर 11 से 12 साल की उम्र में शुरू होता है। लड़कों में ये लगभग 2 साल बाद होता है, आमतौर पर 13 से 14 साल के आसपास। तो लड़कियां इसे पहले एक्सपीरियंस करती हैं और अक्सर कुछ सालों के लिए लड़कों से लंबी हो जाती हैं। और इसके पीछे हार्मोन्स का क्या रोल है? हार्मोनल कंट्रोल, ये पूरा प्रोसेस हार्मोन्स की एक बाढ़ से चलता है। लड़कियों में प्राइमरी हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये न सिर्फ हाइट स्पर्ट को फ्यूल करता है, बल्कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट जैसे दूसरे चेंजेस को भी ड्राइव करता है। इस प्रोसेस को टेक्निकली थिलार्चे कहते हैं। लड़कों में मेन प्लेयर है टेस्टोस्टेरोन। ये ग्रोथ स्पर्ट को ट्रिगर करता है और आवाज का भारी होना और फेशियल हेयर आने जैसे चेंजेस का भी कारण बनता है। पर सिर्फ हार्मोन्स ही नहीं होंगे, राइट? बिल्कुल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ग्रोथ स्पर्ट की टाइमिंग और इंटेंसिटी, जेनेटिक्स, अगर आपके पेरेंट्स लेट ब्लूमर्स थे तो आप भी हो सकते हैं, न्यूट्रिशन, ओवरऑल हेल्थ और यहाँ तक के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। एक अच्छे से पोषित और हेल्दी बच्चे के इस स्पर्ट के दौरान अपनी पूरी जेनेटिक हाइट पोटेंशियल तक पहुंचने की ज्यादा संभावना होती है। तो ये नेचर और नर्चर के एक साथ काम करने का क्लासिक केस है। हमेशा, खासकर ग्रोथ के दौरान। चलो एक क्विक क्विज करते हैं। एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट क्या है? ये प्यूबर्टी के दौरान हाइट और वेट में एक तेजी से और जबरदस्त बढ़ोतरी है। एवरेज पर ये ग्रोथ स्पर्ट पहले कौन एक्सपीरियंस करता है, लड़कियां या लड़के? लड़कियां लगभग 2 साल पहले। लड़कों में ग्रोथ स्पर्ट का प्राइमरी ड्राइवर कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, टी फॉर टॉल और टेस्टोस्टेरोन ऐसे याद रख सकते हैं। और लड़कियों में? एस्ट्रोजन, ये ग्रोथ स्पर्ट और दूसरे प्यूबर्टल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हार्मोन्स के अलावा 2 और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताओ जो ग्रोथ स्पर्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन 2 सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। अच्छी हेल्थ भी की है। Perfect. Now pause and practice saying. The adolescent growth spurt is a rapid increase in height and weight during puberty, driven by estrogen in girls and testosterone in boys, and is strongly influenced by both genetics and nutrition. और आपका मिनी रिकैप। In short, the adolescent growth spurt is a hormonally charged, fast-paced period of growth that dramatically transforms a child's body into an adult's. ये एक perfect transition है। हमने अभी individual growth की बात की। अब चलो zoom out करते हैं और generations के across growth को देखते हैं। ये है टॉपिक 9, सेक्युलर ट्रेंड इन ह्यूमन ग्रोथ। The broad micro theme है How human growth patterns change over generations. इसकी हेडिंग बहुत इंट्रिगिंग है, सेक्युलर ट्रेंड्स। क्या हम अपने पूर्वजों से एक अलग स्पीशीज बन रहे हैं? ये एक ड्रामेटिक लेकिन एक फेयर सवाल है। पहले डेफिनेशन। एक सेक्युलर ट्रेंड एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर ह्यूमन ग्रोथ पैटर्न्स में एक लॉन्ग टर्म जेनरेशनल चेंज है। यहाँ कीवर्ड्स है लॉन्ग टर्म और जेनरेशनल। हम एक इंसान की लाइफ में होने वाले चेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन चेंजेस की जो हम ग्रैंड पेरेंट्स को पेरेंट्स से और पेरेंट्स को बच्चों से कंपेयर करते वक्त देखते हैं। इसका सबसे आसान रियल लाइफ एग्जाम्पल है हाइट। बस अपने आसपास देखो, आज के कई यंग लोग अपने पेरेंट्स और खासकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से काफी लंबे हैं। जनरेशंस के दौरान एवरेज हाइट में ये धीरे धीरे बढ़ोतरी एक क्लासिक पॉजिटिव सेक्युलर ट्रेंड है। बिल्कुल सही। चलो अलग अलग टाइप्स के ट्रेंड्स डिस्कस करते हैं। 1. पॉजिटिव ट्रेंड। ये ग्रोथ पैरामीटर्स में एक इंक्रीज है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स एवरेज हाइट और वेट में बढ़ोतरी हैं। कुछ स्टडीज तो जनरेशंस के दौरान हायर IQ स्कोर्स भी सजेस्ट करती हैं। इसका एक क्लासिक केस स्टडी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान और नेदरलैंड्स में एवरेज हाइट में ड्रामेटिक इंक्रीज है। ये बेहतर न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर में हुए सुधार से स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। अच्छा, और नेगेटिव ट्रेंड क्या होता है? 2. नेगेटिव ट्रेंड। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा हो रहा है, इसका बस मतलब है कि नंबर नीचे जा रहा है या कोई चीज जल्दी हो रही है। दुनिया में इसका सबसे ज्यादा साइटेड एग्जाम्पल है फॉलिंग एज ऑफ मिनार्क, वो उम्र जब लड़कियों को उनका पहला पीरियड होता है। ये 1 सदी पहले की तुलना में कई पॉपुलेशंस में जल्दी हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, कुछ पॉपुलेशंस में विजडम टीथ का देर से आना है। और न्यूट्रल ट्रेंड? 3. न्यूट्रल ट्रेंड्स। ये तब होता है जब जनरेशंस के दौरान कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। ये अक्सर बहुत आइसोलेटेड पॉपुलेशंस में देखा जाता है, जिनका बाहरी प्रभावों से सीमित संपर्क रहा है, जैसे दूर दराज के ट्राइबल ग्रुप्स जैसे जारावा या ऐतिहासिक रूप से अलग थलग कम्युनिटीज जैसे आमिश। उनका एनवायरनमेंट और डाइट ज्यादा नहीं बदला है, इसलिए उनके ग्रोथ पैटर्न्स भी स्टेबल रहे हैं। कंक्लूजन। तो सेक्युलर ट्रेंड्स समय के साथ एक पॉपुलेशन की हेल्थ और एनवायरनमेंट पर एक साइलेंट रिपोर्ट कार्ड जैसे हैं। वो पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में हुए बदलावों के पावरफुल इंडिकेटर्स हैं। ये सुपर कूल है। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। सेक्युलर ट्रेंड क्या है?
ये एक पॉपुलेशन के ग्रोथ पैटर्न्स में एक लॉन्ग टर्म जेनरेशनल चेंज है। याद रखो, ये जेनरेशंस के बारे में है, इंडिविजुअल्स के नहीं। एक पॉजिटिव सेक्युलर ट्रेंड का क्लासिक एग्जांपल दो। कई दशकों में एक पॉपुलेशन की एवरेज हाइट में बढ़ोतरी। और एक नेगेटिव सेक्युलर ट्रेंड का सबसे फेमस एग्जांपल क्या है? लड़कियों में मेनार्की की उम्र का गिरना, प्यूबर्टी जल्दी शुरू हो रही है। एक पॉपुलेशन में न्यूट्रल सेक्युलर ट्रेंड क्यों हो सकता है? आमतौर पर क्योंकि वो बड़े एनवायरमेंटल चेंजेस जैसे मॉडर्न डाइट्स, हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल से अलग थलग हैं, जो दूसरी पॉपुलेशंस में इन ट्रेंड्स को ड्राइव करते हैं। क्या ये ट्रेंड्स यूनिवर्सल हैं या पॉपुलेशंस के बीच अलग-अलग होते हैं? ये बहुत अलग अलग होते हैं। हर पॉपुलेशन का सेक्युलर ट्रेंड उसके अपने एनवायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री की अनोखी कहानी बताता है। Great. Now pause and practice saying secular trends are generational changes in growth, which can be positive, like increased height, negative, like the earlier age of menarche, or neutral, often seen in isolated populations. और आपका मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, सेक्युलर ट्रेंड्स रिवील हाउ पॉपुलेशंस फिजिकली अडैप्ट एंड चेंज ओवर जनरेशंस इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग वर्ल्ड। उस टॉपिक ने हमें क्या हो रहा है वो दिखाया। अब चलो क्यों हो रहा है वो एक्सप्लोर करते हैं। ये हमें जाता है टॉपिक 10, जेनेटिको एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन ग्रोथ। यहाँ ब्रॉड माइक्रो थीम क्लासिक डिबेट है, द इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। बड़ा सवाल है, नेचर वर्सेस नर्चर, आपकी ग्रोथ का बॉस कौन है, जीन्स या एनवायरनमेंट? जवाब ऑफ कोर्स ये है कि वो को बॉसेस हैं। ये एक पार्टनरशिप है। चलो फैक्टर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स पहले है हमारी जीन्स। ये हमारी ग्रोथ के लिए ब्लूप्रिंट या पोटेंशियल सेट करते हैं। सबसे क्लियर एग्जांपल है हाइट पर पेरेंटल इम्पैक्ट। लंबे पेरेंट्स के बच्चे अक्सर लंबे होते हैं। हमारी जीन्स हमारी हाइट, बॉडी कॉम्पोजिशन और यहाँ तक कि हमारे ग्रोथ स्पर्ट्स की टाइमिंग के लिए पॉसिबल रेंज डिटरमिन करते हैं। पर जीन्स ही तो पूरी कहानी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जीन सिर्फ आधी कहानी बताते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो हैं जो डिटरमिन करते हैं कि क्या हम सच में उस पोटेंशियल तक पहुंचते हैं जो हमारे जीन्स ने सेट किया है। न्यूट्रिशन ये सबसे क्रूशियल है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन ग्रोथ को बुरी तरह से रोक सकता है, एक बच्चे को उनके जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडिया से एक पावरफुल एग्जांपल है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों के बच्चों ने हाइट में एक पॉजिटिव सेक्युलर ट्रेंड दिखाया। क्यों? क्योंकि उनके परिवारों का इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर हुआ, जिसका मतलब था बेहतर फूड एक्सेस और हेल्थ केयर। इन्फेक्शंस बचपन में क्रॉनिक या बार बार होने वाले इन्फेक्शंस ग्रोथ को काफी हद तक रोक सकते हैं। डायरिया या मलेरिया जैसी बीमारियां बॉडी की एनर्जी को ग्रोथ से हटाकर बीमारी से लड़ने में लगा देती हैं। तो इन दोनों का इंटरेक्शन ही सब कुछ है। एग्जैक्टली, जीन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन ये यहाँ का कोर कॉन्सेप्ट है। ये जीन्स वर्सेस एनवायरनमेंट नहीं है, ये जीन्स एक्स एनवायरनमेंट है। जीन्स पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट आउटकम डिटरमिन करता है। एक बच्चे में 6 फीट लंबा होने के जीन्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो बच्चा क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन एक एनवायरमेंटल फैक्टर है का शिकार होता है, तो वो शायद सिर्फ 5 तक ही बढ़ पाए। हमारे जीन्स की अलग अलग एनवायरमेंट्स में अलग अलग आउटकम्स प्रोड्यूस करने की इस कबूलियत को कभी कभी जेनेटिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका एक फैंटास्टिक रियल लाइफ एग्जांपल अनआइडेंटिकल ट्विंस पर की गई स्टडीज हैं, जिन्हें जन्म के समय अलग कर दिया गया था और बिल्कुल अलग अलग एनवायरमेंट्स में पाला गया था। उनके पास बिल्कुल सेम जीन्स होते हैं, लेकिन उनके न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल और हेल्थ केयर में डिफरेंसेस, अक्सर उनकी अडल्ट हाइट और वेट में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आते हैं। ये परफेक्ट नेचुरल एक्सपेरिमेंट है। ये जीन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन का अल्टीमेट इलस्ट्रेशन है। क्विक क्वेश्चंस। ह्यूमन ग्रोथ में जेनेटिक फैक्टर्स मुख्य रूप से क्या डिटरमिन करते हैं? वो ग्रोथ का पोटेंशियल डिटरमिन करते हैं। इसे ऐसे सोचो जैसे आपके डीएनए में लिखी हुई मैक्सिमम पॉसिबल हाइट या बेसिक बॉडी प्लान। ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले 2 बड़े एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताओ। न्यूट्रिशन और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस 2 सबसे बड़े हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शंस की मौजूदगी तीसरा है। सिंपल शब्दों में जीन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? ये वो आइडिया है कि आपके फाइनल फिजिकल ट्रेट्स आपके जीन्स और आपके एनवायरनमेंट के एक साथ काम करने का नतीजा है। एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि आपका कितना जेनेटिक पोटेंशियल एक्सप्रेस होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया में इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल कैसे प्रोवाइड किया? उसने पंजाब जैसी जगहों पर फार्मिंग फैमिलीज के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया। इस बेहतर एनवायरनमेंट ने अगली जनरेशन को अपने जेनेटिक हाइट पोटेंशियल को बेहतर तरीके से अचीव करने दिया, जिससे एवरेज हाइट में इंक्रीज हुआ। क्या बचपन के इन्फेक्शंस सच में आप कितने लंबे होंगे इस पर असर डाल सकते हैं? बिल्कुल, क्रॉनिक इन्फेक्शन से स्टंटिंग हो सकती है, क्योंकि बॉडी अपनी लिमिटेड एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को ग्रोथ के बजाय बीमारी से लड़ने में इस्तेमाल करती है। Okay, practice time. Now pause and practice saying, human growth is determined by a gene-environment interaction, where genetic factors set the potential and environmental factors like nutrition and health determine if that potential is fully achieved. Mini recap. In short, our growth is a duet between our genes and our environment. One writes the musical score and the other decides how well the orchestra plays it. Growth से चलो लाइफ के दूसरे छोर की तरफ चलते हैं। ये हमें एक फंडामेंटल सवाल पर लाता है। Topic 11, theories of aging. The broad micro theme है, why do we age?
एक्सप्लोरिंग द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस। इसकी हेडिंग काफी गहरी है, द साइंस ऑफ एजिंग। हम बूढ़े क्यों होते हैं? ये बायोलॉजी की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन कई थ्योरीज हैं जिन्हें दो मेन कैटेगरीज में ग्रुप किया जा सकता है। कैटेगरी 1, प्रोग्राम्ड थ्योरीज। ये थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि एजिंग एक पहले से तय बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यह हमारे जेनेटिक कोड में बिल्ट इन है। हमारी बॉडीज एक सर्टेन पॉइंट के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं। अच्छा, जैसे एक टाइमर लगाओ। हाँ, कुछ वैसा ही। बायोलॉजिकल क्लॉक थ्योरी, ये एक फेमस थ्योरी है। ये कहती है कि हमारे सेल्स के पास डिवाइड होने के लिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं। ये लिमिट हमारे क्रोमोसोम्स के एंड पर टीलोमियर्स नाम के स्ट्रक्चर से जुड़ी है, जो हर डिवीजन के साथ छोटे होते जाते हैं। जब वो बहुत छोटे हो जाते हैं, सेल डिवाइड करना बंद कर देता है और मर जाता है। एंडोक्राइन थियरी। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि समय के साथ हमारे हार्मोन्स में होने वाले बदलाव एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करते हैं, जो एजिंग की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स में कमी एजिंग के कई साइंस से जुड़ी है। तो ये तो प्रोग्राम्ड हो गया। दूसरी कैटेगरी क्या है? कैटेगरी 2, डैमेज एरर थ्योरीज। ये थ्योरीज प्रपोज करती हैं कि एजिंग प्रोग्राम्ड नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी को पूरी लाइफ में इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस से हुए एक्यूमुलेटेड डैमेज का नतीजा है। डैमेज एरर थ्योरीज के लिए एक अच्छी एनालॉजी है आपकी बॉडी को एक कार की तरह सोचना। जब नहीं होती है तो परफेक्ट चलती है, लेकिन सालों के इस्तेमाल के बाद पार्ट्स घिस जाते हैं, जंग लग जाता है और सड़क से लगे छोटे छोटे डैमेजेस जुड़ते जाते हैं, जब तक कि कार खराब होने नहीं लगती और ठीक से काम नहीं करती। ये एक परफेक्ट एनालॉजी है। चलो 2 के डैमेज थ्योरीज देखते हैं। फ्री रेडिकल थ्योरी, ये इस वक्त सबसे पॉपुलर थ्योरी है। ये सजेस्ट करती है कि फ्री रेडिकल्स नाम के अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, जो हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट्स हैं और पोल्यूशन और रेडिएशन से भी आते हैं, समय के साथ हमारे सेल्स, प्रोटीन्स और डीएनए को डैमेज करते हैं। इस अक्यूमुलेटेड डैमेज को ही हम एजिंग के रूप में देखते हैं। क्रॉस लिंकिंग थ्योरी, ये थ्योरी कहती है कि समय के साथ हमारी बॉडी में कोलेजन जैसे जरूरी प्रोटीन्स जमा हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ अनचाहे बॉन्ड्स या क्रॉस लिंक्स बना लेते हैं। इससे हमारी स्किन, आर्टरीज और आंखों के लेंसेज जैसे टिश्यूज सख्त हो जाते हैं, उनकी लचक खत्म हो जाती है और उनका फंक्शन कम हो जाता है। इसीलिए स्किन पर झुर्रियां पड़ती हैं और आर्टरीज सख्त हो जाती हैं। इसमें नॉन बायोलॉजिकल थ्योरीज भी है, राइट? हाँ, ये मेंशन करना भी जरूरी है कि साइकोसोशल थ्योरीज भी हैं, जैसे डिसएंगेजमेंट थ्योरी, बुजुर्ग लोग स्वाभाविक रूप से सोसाइटी से पीछे हट जाते हैं, और एक्टिविटी थ्योरी, सामाजिक रूप से एक्टिव रहना सफल एजिंग की कुंजी है। कंक्लूजन, तो हमारे पास इसका कोई एक मैजिक बुलेट आंसर नहीं है कि हम बूढ़े क्यों होते हैं। ये सबसे ज्यादा इन सभी फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, कुछ हद तक हमारे जीन्स द्वारा प्रोग्राम्ड और कुछ हद तक जिंदगी की तोड़फोड़ का नतीजा। ये सोचने के लिए बहुत कुछ है। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। बायोलॉजिकल एजिंग थ्योरीज की 2 मेन कैटेगरीज क्या हैं? प्रोग्राम्ड थ्योरीज, जो कहती हैं कि एजिंग पहले से तय है, और डैमेज एरर थ्योरीज, जो कहती हैं कि ये अक्यूमुलेटेड वेयर एंड टेयर के कारण है। कौन सी थ्योरी सजेस्ट करती है कि हमारे सेल्स के पास डिवाइड होने के लिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक थ्योरी, जिसे अक्सर टेलोमियर्स के छोटा होने से जोड़ा जाता है। बहुत पॉपुलर। फ्री रेडिकल थ्योरी में डिस्कस किए गए डैमेजिंग मॉलिक्यूल्स क्या हैं? फ्री रेडिकल्स वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हमारे सेल्स को डैमेज पहुंचाते हैं। क्रॉस लिंकिंग थ्योरी के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ हमारी बॉडी के प्रोटीन्स का क्या होता है? वो अनचाहे बॉन्ड्स या क्रॉस लिंक्स बनाते हैं, जिससे टिश्यूज सख्त हो जाते हैं और अपना फंक्शन खो देते हैं। झुर्रियों के बारे में सोचो। कौन सी टाइप की थ्योरी बायोलॉजी के बजाय बुढ़ापे में सोशल रोल्स और लाइफ सेटिस्फैक्शन पर फोकस करती है? साइको सोशल थ्योरीज, जैसे एक्टिविटी थ्योरी या डिसएंगेजमेंट थ्योरी। Great. Now pause and practice saying. Theories of aging fall into 2 main groups. Programmed theories, like the biological clock, and damage theories, like the free radical theory, suggesting aging is both a predetermined process and a result of accumulated damage. और आपका मिनी recap. In short, we likely age because of a 1-2 punch, a built-in biological schedule combined with the cumulative damage our bodies endure over a lifetime. और आज के हमारे आखिरी टॉपिक के लिए चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 2 की माइलस्टोन्स डिस्कस करते हैं। टॉपिक 12, सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, एज एट मेनाचे। The broad micro theme है Understanding Key Milestones in Female Reproductive Health. इसकी हेडिंग सिंपल और क्लियर है, मेनाचे एंड मेनोपॉज, फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ के बुक एंड्स। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं, मेनार्क से। मेनार्क डेफिनेशन। मेनार्क एक सिंपल मेडिकल टर्म है एक फीमेल के पहले मेंस्ट्रुअल पीरियड के लिए। ये प्यूबर्टी और रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी की शुरुआत का प्रतीक है। एज एट मेनार्क, हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं। मेनार्क की उम्र ग्लोबली एक नेगेटिव सेक्युलर ट्रेंड दिखा रही है, ये गिर रही है। इंडिया में फॉर एग्जांपल एवरेज एज कुछ दशक पहले लगभग 14.5 साल से गिरकर आज लगभग 12.5 साल हो गई है। ये बेहतर न्यूट्रिशन और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से जुड़ा है। अब चलो स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर चलते हैं, मेनोपॉज। मेनोपॉज डेफिनेशन।
मेनोपॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंत का प्रतीक है। इसे ऑफिशियली तब डायग्नोज किया जाता है जब एक महिला को लगातार 12 महीनों तक मेंस्ट्रुअल पीरियड ना हुआ हो। ये आमतौर पर 45 से 55 साल की उम्र के बीच होता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स: ये ट्रांजिशन ईस्ट्रोजन हार्मोन में कमी के कारण होता है, जिससे कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे जाना माना रियल लाइफ एग्जाम्पल है हॉट फ्लैशेस, अचानक से पूरी बॉडी में फैलने वाली तेज गर्मी का एहसास। दूसरे कॉमन सिम्टम्स में रात को पसीना आना, बोन डेंसिटी में सिग्निफिकेंट कमी जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है, मूड चेंजेस, नींद में गड़बड़ी और कुछ जिसे कई महिलाएं ब्रेन फॉग कहती हैं, यानी मेमोरी और कंसंट्रेशन में मुश्किल। अच्छा, तो ये अचानक नहीं होता? बिल्कुल नहीं। पेरीमेनोपॉज: ये जानना जरूरी है कि मेनोपॉज रात भर में नहीं होता है। इससे पहले एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है जिसे पेरीमेनोपॉज कहते हैं। ये फेज कई सालों तक चल सकता है, जिसके दौरान बॉडी के हार्मोन लेवल्स फ्लक्चुएट होने लगते हैं और मेनोपॉज के कई सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ये सब बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। चलो इससे कुछ सवालों से लॉक करते हैं। मिनार्की क्या है? ये एक फीमेल की लाइफ का पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड है। और मिनार्की की उम्र से जुड़ा ग्लोबल सेक्युलर ट्रेंड क्या है? ये एक नेगेटिव सेक्युलर ट्रेंड है। इसका मतलब है कि पहले पीरियड के लिए एवरेज एज कम हो रही है या जल्दी हो रही है। मेनोपॉज क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का नेचुरल अंत है, जो आमतौर पर 45 से 55 साल की उम्र के बीच होता है। मेनोपॉज के 2 सबसे कॉमन फिजिकल सिम्टम्स बताओ। हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स बहुत कॉमन है। एक ज्यादा सीरियस लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क है बोन डेंसिटी का कम होना, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। मेनोपॉज से पहले के ट्रांजिशनल फेज को क्या कहते हैं, जहां अक्सर सिम्टम शुरू हो जाते हैं? पेरीमेनोपॉज: ये कई सालों का ट्रांजिशन पीरियड है। Perfect. Now pause and practice saying menarche, the first period, is occurring at a younger age globally, while menopause, the end of the reproductive cycle, brings symptoms like hot flashes and bone density loss, often beginning during the perimenopause transition. और आपका फाइनल मिनी रिकैप: In short, menarche and menopause are the natural and significant hormonal bookends of the female reproductive life story. वाह, क्या जबरदस्त जर्नी थी आज। ये एक मैराथन सेशन था जिसमें हमने एंथ्रोपोलॉजी के ग्रेटेस्ट हिट्स को कवर किया। हमने नेग्रीटो डिबेट की, उस महान डिटेक्टिव स्टोरी से शुरू करके रिजले और गुहा के 1 बिलियन लोगों को क्लासिफाई करने के एम्बिशियस अटेम्प्ट्स को समझा। हमने देखा कि डिजीज और ग्रोथ सिर्फ बायोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि सोशल फैक्टर्स, हमारे एनवायरनमेंट और हमारे जीन्स के बीच एक कॉम्प्लेक्स डांस है। अपनी बॉडीज को सोमैटोटाइप करने से लेकर हम बूढ़े क्यों होते हैं इसकी थ्योरीज को समझने तक हमने ह्यूमन लाइफ साइकिल के लगभग हर पहलू को छुआ है। अब आपकी बारी है। ये एक सेल्फ प्रेजेंटेशन चैलेंज है, ये देखने के लिए कि आपने क्या सीखा। इन 6 कंटेंट प्रोब्स का जवाब जोर से देने की कोशिश करो, जैसे आप किसी को समझा रहे हो। 1. पहला, रिजले और गुहा के रेशियल क्लासिफिकेशंस के बीच मेन डिफरेंस को एक-एक लाइन में एक्सप्लेन करो। 2. दूसरा, क्वाशोरकॉर और मरासमस में मेन अंतर क्या है? इमेजिन करो तुम्हें अपने दोस्त को समझाना है। 3. तीसरा, एक पॉजिटिव सेक्युलर ट्रेंड और एक नेगेटिव सेक्युलर ट्रेंड का रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो जो तुमने अपनी फैमिली या कम्युनिटी में देखा हो। 4. चौथा, एजिंग की फ्री रेडिकल थ्योरी को सबसे आसान शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करोगे? 5. पांचवा, इस स्टेटमेंट को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट से डिफेंड करो। रेस इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट व्हाइल एथनिसिटी इज अबाउट शेयर्ड कल्चर। 6. और आखिर में, क्या तुम सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज का एक ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हो जो हमने आज डिस्कस नहीं किया? और आपको सोचने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए, ये रहा एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और मेडिसिन, जैसे जीन एडिटिंग और एडवांस्ड न्यूट्रिशन एक हैरान तेज गति से इंप्रूव हो रही है, क्या हम ह्यूमन ग्रोथ और एजिंग के नेचुरल प्रोसेसेस को फंडामेंटली बदल देंगे? क्या भविष्य के सेक्युलर ट्रेंड्स इतने एक्सट्रीम हो जाएंगे कि कल के इंसान आज के इंसानों को पहचान भी नहीं पाएंगे? जरा सोचना इसके बारे में। इस डीप चर्चा में मजा आया? आई रियली होप सो। अगर हाँ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग या सरप्राइजिंग क्या लगा। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं। हम मिलेंगे अगली बार एक और फैंटास्टिक टॉपिक के साथ। Until then, keep learning and stay curious.